जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली मॉर्निंग में 5 शाम को 5 PM पर आप लोग मेरे साथ दो क्लासेस कवर करते हो। और दो क्लासेस में सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और शाम को स्टैटिक जीके की क्लास कवर किया करते हो। जीके में मैंने आप लोगों के लिए एसएससी 2025 और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आस्क सीरीज का शुभारंभ किया है। और आस्क सीरीज, यह वो आस्क सीरीज है जिस दिन आस्क सीरीज पूरी कवर हो जाएगी, उसी दिन पूरी की पूरी आस्क सीरीज यूट्यूब से गायब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग डायरेक्टली इनको नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बाद में ये पूरा सेशन हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले से ही आपसे बोलता चल रहा हूँ, ताकि बाद में ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट ये कह दे कि सर मुझे पूरी की पूरी सीरीज चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, 2024-2023 में 26 नवंबर को जो मैंने बात कही थी, वो पूरा वादा मैंने पूरा कर दिया है। एसएससी स्टेनोग्राफर का लास्ट एग्जाम भी हो चुका है। एसएससी का जो अंतिम एग्जाम होता है, जिसमें भी अपना स्कोर 50% खारिज कर रहा है। स्क्रीन शॉट सेशन अभी नहीं हुआ है, जो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग वही मैंने 72 घंटे आपसे कहे थे, अभी टाइम तो मैं सेशन कर दूंगा वो वाला, ठीक है, फॉर कॉन्फिडेंस। और ये चीज़ बेटा कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई नया सिद्धांत निकालते हो, जैसे कि आप लोग पहले बचपन में बेटा सीखते थे LHS = RHS। जब भी कोई सिद्धांत देता था LHS = RHS का, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो हम लोग पूछते थे कोई एग्जाम्पल दीजिए इस चीज़ का कि LHS = RHS है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2024 में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे, एसएससी हो या रेलवे हो, सारे करंट अपडेट होते हैं। अब पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे करंट अपडेटेड होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, और मैंने वो सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। और यही बस आपकी चीज़ें हैं। और करंट अफेयर्स में जो पहली बात, करंट अफेयर रेगुलर नहीं थी, जो मैंने प्रॉपर तरीके से मेहनत करके अपने टाइम पर उसको पंचुअल किया करंट अफेयर्स को। और जैसे करंट अफेयर पहले कवर किया करते थे, वैसे अभी वो करंट अफेयर नहीं हो रही है, जो बहुत जल्दी आपकी होने लगेगी, जिसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि सर करंट अफेयर हम लोग पहले जैसे कवर कब करेंगे। पहले जैसे ही बेटा हम लोग, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, पहले जैसे ही हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम लगने का कारण ये होता है कि सुबह 5 बजे पर क्लास होती है, इसलिए। ठीक है, तो अभी कल का दिन और आप गैप ले लो, कल सिर्फ कल का, कल भी आप लोग मेरे साथ वैसे ही करंट अफेयर कवर करोगे। परसों से आप लोग मेरे साथ लैब पे आ जाओगे, जैसे आप लोग करंट अफेयर करने चाहिए उसी हिसाब से आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर कवर करोगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है बेटा, वो अस्त्र सीरीज का है। और अस्त्र सीरीज, एक मिनट रुकना, यहाँ पर अस्त्र सीरीज का आज का 7वां नहीं, आपका बेटा 8वां सेशन है। आज सीरीज का बेटा आज का 8वां सेशन है। डेट हो चुकी है आपकी 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर 2024 में आप लोग मेरे साथ ये कवर कर रहे हो। ठीक है, आज सीरीज 8, 7वीं नहीं है, 8वीं सीरीज है। स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलते बेटा आपके सेशन पर। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, इसकी वजह क्या थी, आपसे पूछा गया है। तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा करने के लिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग नरसंहार का विरोध करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का विरोध करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। देखो बेटा, प्रेस की अगर हम लोग बात की जाए तो वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट अधिनियम हमारे भारत के अंदर पारित हुआ था, लेकिन वो खिलाफ आंदोलन से संबंधित नहीं था। ठीक है, ये हटा दो। जलियांवाला बाग का संबंध भारत में खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने से संबंधित बेटा ये भी नहीं था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की अलग निर्वाचन प्रणाली होगी, वो बिल्कुल छोड़ दो, उसका मतलब नहीं था। बेटा, भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था, उसका एक मकसद था कि तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। बेटा, जैसा कि आपको पता है, आपने शायद कभी भी पढ़ा हो ऑटोमन साम्राज्य के बारे में, कभी भी आपने बेटा पढ़ा होगा ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब आप लोग बेटा ऑटोमन एम्पायर की बात करते हो, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो डाटा डाटा है बेटा, वो जाता है आपके 1920। दूसरी तरफ बेटा अगर हम लोग जाएंगे तो एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो आपकी बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बेटा क्या किया, उसने इस पर भी पूरी तरीके से अपना शासन बेटा बना के रखा। और इस शासन से वहां पर सारे के सारे, तुर्की में देखा जाएगा तो बेटा सारे मुस्लिम समुदाय के लोग थे। वहां पर बेटा जो मुस्लिम समुदाय था, वहां पर जो आपके बेटा मुस्लिम समुदाय के लोग थे, ठीक है, तथा मुस्लिम समुदाय के साथ साथ बेटा उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए बेटा इसको शुरू किया गया था हमारे भारत की ओर से। मतलब हमारे भारत ने समर्थन दिया था। हम लोग भारत को विश्व गुरु क्यों कहते हैं, हम लोग भारत को विश्व गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा भारत हमेशा हर चीज पर उतरता है, खरा उतरता है, जो चीज सबके साथ होती है, इसलिए।
इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था बेटा? खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 में बेटा शुरू हुआ था। और याद रखना बेटा मुसलमानों के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो राष्ट्रवाद से लगभग मैं कह सकती हूँ जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसने किया था ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन सुल्तान के अधिकार को बेटा संरक्षित किया था। मतलब ओटोमन जो साम्राज्य था, ओटोमन जो एम्पायर था, पूरा समुदाय था, इसको इसके अधिकार मिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके अधिकार भाई ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए, जैसे हमारे भारत के अंदर सब कुछ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य में भी ऐसा था। लेकिन वो पूरे के पूरे ऑटोमन साम्राज्य को हटाना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारे भारत ने ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन दिया, उनको सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट किया ताकि उनको संरक्षण उनका रहे कि नहीं वो हट नहीं हटना चाहिए, हमारे भारत ने सपोर्ट किया था। ये बात आपको याद रखनी है 1924 से। इसी की बात याद रखना बेटा, ओटोमन सुल्तान का उस समय नाम क्या था? तो उस समय नाम याद रखना बेटा 1842 से लेकर 1918 तक ओटोमन साम्राज्य तुर्की में जो था बेटा, उनका नाम था ओटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय। अब्दुल हमीद बेटा द्वितीय इनका नाम था, जिनके नेतृत्व में सारे काम हुए थे। लेकिन बेटा ये इनका कार्यकाल 1918 तक ही रहा था। उसके बाद ब्रिटिश जो सरकार थी उसका हस्तक्षेप हो गया तुर्की में जाकर। उसके बाद भारत के अंदर इस्लामिक खिलाफत की रक्षा करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। समझ गए? मेरी बात आप समझ चुके हो गए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बात समझने की कोशिश करना। ओटोमन साम्राज्य बेटा आपके सामने ये है, ये बात है आपके काला सागर के जस्ट नीचे का एरिया। ठीक है, जब आप लोग इस क्षेत्र के अंदर जाते हो बेटा, इस क्षेत्र के अंदर जाते हो, वैसे हाँ सही है, जब आप इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हो तो ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है वो बेटा आपकी ऑटोमन साम्राज्य का है। 1918 तक यहाँ पर शासन जो रहा था वो शासन रहा था अब्दुल हामिद का द्वितीय का, ऑटोमन साम्राज्य से संबंधित थे। इनके कार्यकाल के तुरंत बाद या इनके कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप कर दी गई और इसके एम्पायर पूरा कब्जा कर लिया गया। वहां पर बेटा जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, ऑटोमन साम्राज्य के जो लोग रहते थे, मुस्लिमों से संबंधित थे, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। बस ये क्वेश्चन समझ गए? याद रखना बेटा, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स अनफिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर पेपर में 4 पॉइंट पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, नेतृत्व किसने किया, किसके विरुद्ध में था, विद्रोह का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या था। आ गया देखो पॉइंट, मैंने क्या कहा था आपसे, छूटेगा कुछ भी नहीं जो इंपॉर्टेंट होगा। समझिए, नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना बेटा नंबर 1 पर अली बंधु के द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल थे, रट लो। नंबर 2 पे बेटा महात्मा गांधी भी थे। नंबर 3 पर अब्दुल कलाम आजाद भी थे। 3 लोग इसके अंदर शामिल थे, बल्कि 4। यहाँ पर अली बंधुओं में 2 लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जी भी थे और अब्दुल कलाम आजाद भी थे हमारे भारत की ओर से सपोर्ट करने के लिए खिलाफत आंदोलन में। किसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था? ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध में। तुर्की में जो लोग रह रहे थे वहां पर बेटा ब्रिटेन ने अपनी नीतियों को लागू किया था, उसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। विद्रोह का बेटा कारण क्या था? कारण तो ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने डिटेल दे दी है। ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर देना। ओटोमन साम्राज्य था फिर 1918 तक, और 1919 में बेटा ब्रिटेन के द्वारा क्या कर दिया गया, तुर्की के जो खलीफा थे उनका जो पद था पूरा साम्राज्य उसको खत्म ही कर दिया बिल्कुल। इसके विरोध में हुआ था। अंत में खत्म कब हुआ बेटा? 1919 में जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू होता है और 1924 तक चलता है, तो 24 तक चलता है, मतलब 24 में कुछ परिणाम निकल के आया। क्या परिणाम निकल के आया? पूरी तरह सफलता नहीं मिली। वर्ष 1924 में कमाल पाशा की सरकार के द्वारा खलीफा का पद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बेटा बल मिल गया। बस ये हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता हुई वहां पर, और पूरी तरीके से सफलता बेटा इसके तहत नहीं मिल पाई थी, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और खलीफा का पद पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ठीक है, ये हो गया आपका सामने क्वेश्चन। अब बढ़िया जाती है, अगला क्वेश्चन है बेटा जनजाति अंदर जिसका नाम है डांग डांस। डांग डांस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक बात हमेशा याद रखना साथियों, जब भी आपके पेपर में कभी भी डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो एक लाइन जो ऊपर लिखी होती है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है जनजाति, तो बेटा ये लोक से संबंधित नहीं है, ना ये क्लासिकल टाइप है, नहीं, ये सीधा सीधा फोक वगैरह नहीं है, ये सीधा सीधा डांस है। और कोई जनजाति ऐसी जो हमेशा इसी डांस को करती है। बस ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के नहीं होते, सॉरी, ये क्वेश्चंस करंट अपडेट नहीं होते, ये क्वेश्चन हमेशा जीएस के ही रहते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण डांस भी लिखवाए, जिनके नोट्स ना बने हो, इंपॉर्टेंट मत बनाना अभी नोट्स पे, जैसा पढ़ाता जाऊं
दिन प्रतिदिन एक पेज पर ही सारा डाटा आना चाहिए। 10-10, 15-15 पेज बैठकर मत भरना। मैंने क्या कहा था, आप लोग जैसे मैं बताऊं जीएस कैसे कवर करनी है, सिर्फ जीएस की गारंटी ले रहा हूं। अगर आप अदर सब्जेक्ट भी चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन पर्सनली, ठीक है। तो जीएस के नोट्स कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और सर आप तो पढ़ा दोगे, फिर बाद में हमारा क्या होगा अगर पेपर में पेपर टफ आ गया वगैरह वगैरह। बेटा मैं आपके साथ जूम मीटिंग करूंगा, 1-to-1 सेशन हर बच्चे के साथ एक तरफ से, कि आप पेपर में फेल होते क्यों हो। हर बच्चे के साथ 1-to-1 मीटिंग करूंगा बहुत जल्दी। मैं पूरा सेटअप मुझे बिठाने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग 1-to-1 सेशन करोगे तो परेशान बिल्कुल मत होइए। शुरू से हाथ पकड़ूंगा, लास्ट में छोड़ूंगा जब तक सिलेक्शन हो ना जाए। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। डांस डांस बेटा यहाँ पर अवेलेबल है। डांग डांस किस जनजाति के द्वारा या किस राज्य की जनजाति के द्वारा डांग डांस का संबंध उड़ीसा कर्नाटक से होगा? नहीं बेटा, डांग डांस का संबंध आपको याद रखना है गुजरात के अंदर किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो 100% आप लोग लिखोगे बेटा डांगी ट्राइब के द्वारा। डांगी ट्राइब के द्वारा। ये वो डांस है जिसमें बेटा मेल भी शामिल होते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसमें मेल भी शामिल होते हैं बेटा, और इसके अंदर आपकी फीमेल भी शामिल हो जाती है। इसमें होता क्या है साथियों, इसमें पूजा किसकी की जाती है? तो आपको याद रखना है, इसमें बेटा याद रखना आप लोग धरती माता की पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है बेटा? याद रखना धरती माता की इसमें पूजा की जाती है। एक बात और याद रखना, अगर पेपर में धोखे से वो डांगी डांस आपसे पूछते हैं, आप समझो क्वेश्चन कितना बदल गया। अब अगर आपके पेपर में डांगी डांस पूछ दिया जाए, सोचिए डांग डांस डांगी जनजाति करती गुजरात में, लेकिन डांगी भी खुद एक जनजाति है। सॉरी, डांगी खुद एक बेटा डांस है, डांगी खुद में एक डांस है, लेकिन वो अब गुजरात से संबंधित नहीं होता। डांगी डांस अगर पेपर में आता है तो क्वेश्चन आपका बेटा हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। देख रहे हो, जज्बात बदल गए, क्वेश्चन पूरा का पूरा बेटा यहाँ पर आपका बदल कर आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर भूलना कभी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप लोग मेरे साथ वर्ष 2024 में इस दिसंबर के महीने तक कितनी जनजातियों के कितने महत्वपूर्ण फेस्टिवल पेपर में, महत्वपूर्ण डांस पेपर में पूछे गए, आओ उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना, जो मैं नोट्स बनवाऊंगा उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक राज्य बेटा आपके हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपके गुजरात से पूछा गया था, क्या पूछा गया था वो भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपके मध्य प्रदेश से, एक क्वेश्चन आपके पेपर पूछा गया आपके बेटा वेस्ट बंगाल से, एक क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपके असम से, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके बेटा तेलंगाना से, एक पूछा गया था बेटा आप लोगों को याद रखना है आपके लद्दाख से, और एक आपको याद रखना बेटा जो आपके झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। ओके सर, हिमाचल प्रदेश के अंदर बेटा आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है बेटा डांस। ये आपका स्टेट हो गया, ये बेटा आपके सामने यहाँ पर आप लोग लिखेंगे डांस, सिर्फ इतने ही, इसके अलावा कुछ नहीं। पर यहाँ पर बेटा आप लोग लिखोगे मेरे साथ साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है गड्डी नाटी, ठीक है। गड्डी नाटी बेटा इस डांस का नाम है, गड्डी नाटी। साथियों गुजरात के अंदर मनाया जाता है सिद्धि, गुजरात के अंदर साथियों इसी बेस पर एक मनाया जाता है जिसका नाम होता है सिद्धि धमाल, ठीक है, सिद्धि धमाल। बेटा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है बैगा, मध्य प्रदेश के अंदर साथियों मनाया जाता है जिसका नाम हो जाता है, ठीक है, बैगा परधौनी, बैगा परधौनी, बैगा परधौनी। बेटा वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया जाता है पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया। साथियों असम के अंदर मनाया जाता है तो आपको याद रखना है बगु, असम के अंदर मनाया जाता है बगुरुम्बा, बगुरुम्बा। इसी प्रकार से बेटा तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है गुशादी, ठीक है, गुशादी। इसी प्रकार से लद्दाख में मनाया जाता है बेटा बाल्टी, ठीक है, बाल्टी। और आपके झारखंड के अंदर मनाया जाता है बेटा पाड़का, कौन सा? पाड़का। ये निश्चित क्वेश्चन है, फिक्स, जो 24 में पूछे गए हैं। बेटा गड्डी नाटी अगर गुजरात के अंदर मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो याद रखना बेटा गड्डी जनजाति के द्वारा, ठीक है। सिद्धि धमाल बेटा मनाया जाता है आपके, एक मिनट रुकना, ये हिमाचल प्रदेश से था। गुजरात के अंदर सिद्धि धमाल मनाया जाता है किसके द्वारा? हप्सी जनजाति के द्वारा, हप्सी, हप्सी जनजाति के द्वारा,
साथियों बैगा जो है, बैगा मध्य प्रदेश के अंदर किस जनजाति के द्वारा, तो याद रखना बेटा बैगा ही के द्वारा, बैगा। बेटा पुरुलिया अगर पेपर में आ जाए तो याद रखना ये आपके छऊ के साथ मनाया जाता है, सब सारे स्टेट में छऊ के साथ, ठीक है, छऊ के साथ। बेटा बगुरुम्बा असम पूछ दिया जाए, फेमस जनजाति का नाम याद रखना बोडो, न्यूज में है, बोडो भाषा भी है। गुशाडी अगर आपके पेपर बेटा पूछ दी जाए, गुशाडी तो याद रखना बॉन्ड। इसी प्रकार से लद्दाख में बेटा बाल्टी पूछ दिया जाए तो याद रखना सेम एज बाल्टी जनजाति के द्वारा। और झारखंड के अंदर बेटा पडका पूछ दिया जाए तो मुंडा जनजाति के द्वारा। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो किसी कारण न्यूज में रहे और पेपर में सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, घुमा के तो स्टैटिक में भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बताती है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समानतावादी समाज बनाने का अर्थ बेटा बताती है। जो मैं आपको क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ बेटा, आपके पास गूगल है, आपके पास दुनिया की सारी किताबें, आप सारी किताबें गूगल पर सर्च मारोगे, बेटा क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आपकी किताबों में तक नहीं मिलेगा, और शायद ही किसी टीचर ने पढ़ाया हो, शायद ही मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ। पता है क्यों सर, क्यों? लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं पेपर खुद देता हूँ, फिर क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए मैं करवा पाता हूँ। समझ गए कि स्पेशल अपनी क्लास क्यों रहती है, क्योंकि बेटा मैं खुद पेपर देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन फंसा के स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। समझ में आई मेरी बात? तो क्वेश्चन है समाजवादी समानता। अब दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन वो नहीं है किताब में देख लो कहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहीं है क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। ऐसी कौन सी विशेषता है जो बताती है कि यह जो चीज है वो समानतावादी समाज, समानतावादी का मतलब होता है इक्वलिटी को दर्शाती है। क्या ऐसा क्या है? लिखित संविधान है तो इक्वलिटी दर्शाएगी। आप सोच के देखिए, आपका संविधान लिखित है तो सब कुछ समान है, क्या ये मतलब सोच के थोड़ा दिमाग लगाइए, नॉट पॉसिबल, कोई मतलब ही नहीं बनता भैया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार। हर व्यक्ति के पास समान तौर पर मौलिक अधिकार अपने अपने हैं। क्या लगता है कि आंसर हो सकता है? ऑफ कोर्स लगता है, नो इशू। लेकिन अभी तुरंत मत मार देना, नीचे आओ। आपातकाल के प्रावधान लोगों से संबंधित नहीं है तो समानतावादी समाज का अर्थ नहीं निकलता। बेटा संघीय प्रणाली वो संघ से रिलेटेड है, उससे में क्या मतलब? तो आंसर क्या मारोगे? संघीय प्रणाली ये हटा दो बेटा, मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर मौलिक अधिकार जो है इनसे रिलेटेड हम लोगों को कुछ और चीजें बताइए। आप लोग टॉपिक कवर कर चुके हो, बेसिक में बता दूंगा आपको। मौलिक अधिकार क्या करते हैं बेटा? मनुष्य के अंदर सामान्य मूल और नैतिक स्थिति को दर्शाते हैं, इसीलिए वो समानतावादी समाज की एक विशेषता बन जाते हैं। आई होप डन क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। बेटा मौलिक अधिकार की जब बात करोगे, बेसिक में 3 लाइनें हमेशा याद रखनी है। मौलिक अधिकार को बेटा हम लोगों ने यूएसए के संविधान से कॉपी पेस्ट मारा है। हमारे भारत के संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं। मौलिक अधिकारों की पहले संख्या 7 हुआ करती थी, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो चुकी। अगर 7 से ये 6 हो गए हैं तो एक बेटा कहाँ गया? तो माइनस जो एक हुआ है वो आपको याद रखना है। बेटा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 78 के तहत आर्टिकल नंबर 31 को बेटा निरसित कर दिया गया, या इसका निरसन हो गया है। जो किससे संबंधित था? ये बेटा राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ये बेटा राइट टू प्रॉपर्टी से, ये साथियों राइट टू प्रॉपर्टी से पहले संबंधित था। सर बाई चांस अगर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, लेकिन हम लोगों को बताया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, वो एक बेटा कानूनी अधिकार है। तो सर कानूनी अधिकार बन गया है, लेकिन कैसे बना? तो आर्टिकल नंबर बेटा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1970 के तहत आर्टिकल नंबर 31 को मौलिक अधिकारों से बेटा हटा दिया गया, और हटाने के बाद में इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300। तो याद रखना, तो याद आपको ये रखना है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 301 के तहत। ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। बाकी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बस ठीक है भैया। आगे बढ़िए सर जी।
सरकारी प्रबंधों में छूट को संदर्भित करता है। अब ये मत पूछना इसके अंदर, क्योंकि अब भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंदर जितने आर्टिकल है वहां से मुझसे पूछता है, लेकिन जो हम लोग एमसीक्यू में धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे टॉपिक के साथ आगे बढ़िए। सरकारी प्रबंधनों में छूट को संदर्भित कौन करता है? उदारीकरण, विनिवेश, निजीकरण या फिर बेटा आपका भूमंडलीकरण। हमेशा याद रखना, जब भी 3 शब्द आ जाए, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो चौथा ऑप्शन हमेशा गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलपीजी से। एलपीजी का मतलब होता है मम्मी सुबह सुबह गैस सिलेंडर पे रोटी बनाती हैं, वो नहीं। यहाँ पर बेटा एलपीजी का मतलब होता है लिबराइजेशन, जिसकी हिंदी होती है साथ ही उदारीकरण। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और बेटा यहाँ पर जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब भूमंडलीकरण। ठीक है सर, एग्जाम्पल समझाइए। एग्जाम्पल का मतलब है बेटा कोई भी एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, ये सरकार के अंतर्गत क्षेत्र आता था, सरकार ने इसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया, ये क्या बन गया बेटा? निजीकरण हो गया इसका। ठीक है, ओके सर, ये मत समझ गए हम। उदारीकरण का मतलब है कुछ लिमिट तक बाहर के लोगों को प्राइवेट तौर पर लाइसेंसिंग दी जाती है, लाइसेंस दी जाती है कि इतने समय तक आप इसका कार्य कर सकते हो, बस लाइसेंस तुम्हारा ही नहीं हो गया, लाइसेंस मिलिए, बस वो उदारीकरण हो गया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ना सरकार का है ना निजीकरण है, बेटा पूरे विश्व के लिए इसको खोल दिया गया, कोई भी आ सकता है, अपना मार्केट का काम कर सकता है और पैसा ले जा सकता है। आओ इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ, ले जाओ, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। हमारा भारत अभी क्या है, पूरी तरीके से बेटा एलपीजी पे काम कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रहा है। दुनिया की देश की कंपनी हमारे भारत के अंदर आती है, पैसा कमाती है, और हम लोग भी बाहर देशों में जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन से बेटा हमारे भारत के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन आपका सही। दूसरी बात, यहाँ पर बेटा सरकारी प्रबंधों में छूट को संदर्भित करता है, ऐसा कौन है? तो बेटा याद रखना सरकारी छूट को। डिस इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, डिस का मतलब होता है नहीं करना, ये तो आंसर होगा नहीं। अब दिमाग लगाइए, जो मैंने आपको 4 ऑप्शन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो सरकारी प्रबंधों में छूट संदर्भित कौन कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन में मैंने क्या बताया, क्या बताया ग्लोबलाइजेशन में? आओ कमाओ निकल जाओ, कोई मतलब। तो यहाँ पर छूट थोड़ी नहीं मिलेगी आपको, वो छूट नहीं है, वो ओपन मार्केट है, छूट थोड़ी है। हटा दो आंसर। निजीकरण जब प्राइवेट ही हो जाएगा तो बेटा छूट कहाँ से मिल जाएगी? हटा दो आंसर। एक बचा वही आंसर नहीं, समझो फिर वही आंसर मारो। निजीकरण उदारीकरण में मैंने आपको क्या बताया था? कुछ समय तक लाइसेंस दी जाती है कि अब आपको भैया इतने दिन तक आप काम कर सकते हो, मतलब सरकारी प्रतिबंधों में छूट मिल जाती है। अब समझ गए कि उदारीकरण आंसर क्यों होगा। हमेशा याद रखना, लॉजिक आपके पास होना चाहिए, कभी भी गलत क्वेश्चन में आपके नहीं होंगे एग्जामिनेशन में, हमेशा याद रखिए। पूरा का पूरा बेटा आप लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चन कर लिया, ध्यान रखना। उदारीकरण का उद्देश्य क्या होता है? अगर आपके पेपर में कह दिया जाए, उदारीकरण का उद्देश्य एकमात्र होता है ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके, ताकि साथियों आर्थिक स्थिति में किया जा सके, याद रखना सुधार किया जा सके, इसलिए होता है लिबरलाइजेशन, तो आप लोग उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मेरे साथ एलपीजी के बारे में पढ़ा कि क्या होती है एलपीजी। सर जी कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को, मैं पता क्या चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मेरी क्लास में जितने बच्चे हों, मैंने जूम मीटिंग का पता क्यों सोचा, जूम मीटिंग में क्या होता है, हर बच्चे से आप बात कर सकते हो सामने, मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा लैपटॉप पर, और हर बच्चे की रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास, ध्यान रखना। तो लेकिन पैसे से रिलेटेड मैं कुछ नहीं करूंगा, ना मैं आपको पर्सनली पैसा मांग रहा हूँ, ना मेरी कोई किताब है, ना मेरा कोई पेड कोर्स है, ना मेरी कोई पीडीएफ से रिलेटेड मैं आपसे पैसा, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, मंथली मेरे पास आता है पैसा, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना पैसा अपने पास रखिए, माँ बाप के सपने पूरे कीजिए, बिना पैसों के भी हो सकते हैं। ठीक है, जीएस में फेल होते हो ना, बाकी सब्जेक्ट तो फिक्स होते हैं ना। यूट्यूब पर क्या कहा जाता है, तो जीएस बहुत बड़ा भंडार, अभी घंटा, जीएस सबसे छोटा है, बस पढ़ाने वाला चाहिए और एनालिसिस करने वाला चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ, मेरी जब बात आपको लगे कि सर आप चीज ये वाली गलत बोल रहे थे, जब भी आपको लगे तब आप स्टैंड लो मेरे खिलाफ। मैं स्क्रीन शॉट खत्म करता हूँ और खुलेआम कहता हूँ ये क्लास है, ये सारे स्क्रीन शॉट। ठीक है, तुम 1 लाख क्लासेस ले लो, तुम सारी किताबें पढ़ लो, फिर भी इतने नहीं फंसा पाओगे। वजह पता क्या है?
करंट अपडेट नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि मुझे घमंड है कि मेरे क्वेश्चन फंसते हैं, मैं सबसे कहता हूँ, हर टीचर से कहता हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप खुद देख सकते हो। बाकी बच्चों को भी पढ़ाओ, जहाँ पे 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे लाइव चलते हैं, वो बेचारे लगे रहते हैं दिन रात, सारा फिर भी कोई जीएस नहीं फंस रही उनकी। एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दिखाया, बच्चे दीवाने हो गए, फिर जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ। कंटेंट पर फोकस करो, फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। आओ क्वेश्चन कवर करते हैं अगला वाला। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होता है? सोचिए, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत, अब सुनना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बात बोल रहा है अभिलेखों के आधार पर। सर नहीं समझे, नहीं समझे कोई बात, मेरी बात समझो। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून, कोई भी पहले, कोई भी पहले कानून आया हो या उस कानून के सहायता से कोई केस जो था उसकी सजा सुनाई गई हो या इस केस का निपटारा किया गया हो, ठीक है, के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता, कि जैसे उसने किया था आप भी कर सकते हो। इसका मतलब है अभिलेखों के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अभिलेखों के आधार पर काम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या जितने भी छोटे मोटे कोर्ट होते हैं वो सब ये काम कर सकते हैं। और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है बेटा फिक्स होता है, आर्टिकल नंबर 135। ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा था, लेकिन मैंने ये पूरा चीपड़ चामड़ को हटाकर एक बात बता दी, अभिलेखों के आधार पर। आंसर मारो बेटा अनुच्छेद 135 इसका करेक्ट आंसर। अब बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मुझे पढ़ाना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उसका है ही नहीं। यहाँ पर बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या ही पढ़ोगे, क्योंकि पूरा टॉपिक अलग आप लोग मेरे साथ आज फिर सीरीज में ही कवर कर चुके हो और करंट अफेयर में भी कवर कर चुके हो, तो दोबारा बताने का कोई मतलब है नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। आगे बढ़िए सर जी। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच किस क्षेत्र पर शासन किया था? चंदेल राजवंश से क्वेश्चन पूछा है। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच किस क्षेत्र पर शासन किया था? वो बेटा क्षेत्र आपका था मेवाड़ का, बुंदेलखंड का, जैसलमेर का, या फिर बेटा अमरकोट का। तो याद रखना अमरकोट हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते हैं लेकिन क्षेत्र के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। जैसलमेर आंसर नहीं होगा, मेवाड़ भी बेटा आंसर नहीं होगा, वो राजपूतों से संबंधित था। बुंदेलखंड में राजपूत के चंदेल राजवंशों ने बेटा यहाँ पर याद रखना शासन किया था। और एक बात याद रखना, जब बुंदेलखंड को, एक बात याद रखना, 9 से लेके बेटा 13वीं शताब्दी तक, 9 से लेके अगर आपके पेपर में कभी भी पूछ दिया जाए कि सर 9 से लेके 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक बेटा जो बुंदेलखंड है, ठीक है, जो आपका बुंदेलखंड है, इसको किसी और नाम से जाना जाता था। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, तो किस नाम से? तो याद रखना जेजाक। कभी भी आपने शायद पढ़ा हो तो याद रखना जेजाक भुक्ति के नाम से। आज तक आपने से शायद ही किसी बच्चे ने पढ़ा हो कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है। बेटा बुंदेलखंड का पुराना नाम आपको याद रखना है जेजाक भुक्ति के नाम से। जेजाक भुक्ति के नाम से बेटा पहले हम लोग उसको जानते हैं। दूसरी बात याद रखना, अगर आपके पेपर में पूछ दिया जाए, इसमें कुछ और कोई ऐसा है नहीं जो मैं बेटा आप लोगों को बता सकूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। दूसरी बात याद रखना बेटा, इनके राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने जब शासन किया था तब अच्छा क्या हुआ, आर्ट एंड कल्चर पर बेटा बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अपनी मूल राजधानी खजुराहो में विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया, इसीलिए खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध होता है। समझ गए? ठीक है सर। दूसरी बात समझिए सर, बुंदेलखंड जो है वो न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? सोचिए बेटा, बुंदेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, जो आपका बुंदेलखंड का जो बेटा एरिया है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, ये वर्तमान में करंट अफेयर में है। बस यही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब छोड़ दो। क्यों बेटा? सबसे बड़ी बात, बुंदेलखंड पूरा का पूरा बेटा सूखा क्षेत्र है, पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र है। सूखे क्षेत्र के लिए बेटा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट किया, जिसको बेटा नाम दिया गया केन बेतवा, केन बेतवा प्रोजेक्ट के नाम से। जिसको बेटा नाम क्या दिया गया? जिसको नाम दिया गया केन बेतवा प्रोजेक्ट। और बेटा जो आपका केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो 2 नदियों से है, एक नदी का नाम केन है और दूसरी नदी का नाम बेटा बेतवा।
ठीक है। अब ध्यान रखना मेरी बात, यहाँ पर बेतवा नदी का संबंध मध्य प्रदेश से है और केन का संबंध बेटा यूपी से है। यूपी बेटा यहाँ पर है, यूपी आपको यहाँ पर है और मध्य प्रदेश साथियों आपको यहाँ पर है। इन दोनों के मध्य में बेटा याद रखना एक एक रिवर एक 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 रिवर लिंक निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी बेटा? एक रिवर लिंक निकाली जाएगी। क्यों निकाली जाएगी? तो याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है उसको यूपी की केन नदी से मिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पर बेटा आपका बुंदेलखंड पड़ता है, ताकि यहाँ पर पानी पहुंचाया जा सके, सूखा से जो लोग ग्रसित हैं उन तक पानी पहुंचाया जाए, इसलिए ये डाटा याद रखना पेपर में बहुत आता है। और ये विश्व की सबसे बड़ी रिवर लिंक परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी। कभी मत भूलना इस क्वेश्चन को, क्या समझे? दोबारा कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी, कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की बेटा अनुमति होती है? क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया बेटा आपके कबड्डी से। तो कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर, मेरी बात समझना, लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। कबड्डी में एक समय में खेल के मैदान पर प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? सोचिए, खेल के मैदान पर एक समय में, मतलब खेल हो रहा है। अगर आंसर है हो रहा है तो बेटा आंसर आपका 7 होगा। अगर ये ना लिखा जाए कि खेल अभी हो नहीं रहा है तो बेटा आंसर आपका 12 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सर पढ़ा कैसे जाता है? तो याद रखना, टोटल प्लेयर्स याद रखना आपके 12 होते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में बेटा इन फील्ड पूछ दिया जाए तो आंसर बेटा याद रखना 7 होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा कभी भी नहीं बोलोगे। बहुत बार पेपर में आता है कि बेटा कबड्डी जो फेडरेशन होता है, बहुत बार आपके पेपर में बेटा पूछा गया सर जी जो कबड्डी फेडरेशन होता है वही कबड्डी का आयोजन करता है? हाँ बिल्कुल करता है। तो ये बताइए कि कबड्डी फेडरेशन के हिसाब से बेटा जो कबड्डी का क्षेत्र की बेटा माप होती है उसको क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी बात बेटा, जिस पर खेला जाता है, जिस पर खेली जाती है कबड्डी, उसको क्या कहा जाता है? उसको बेटा कबड्डी कोर्ट कहते हैं। कबड्डी कोर्ट की माप कितनी होती है? कभी भी बेटा मत भूलना, कबड्डी की जो माप होती है वो आपको याद रखनी है। वैसे ऐसा तो इतना तो नहीं बनेगा, नहीं वैसे सही था भाई साहब, वैसे सही था, इतना ही बनेगा। तो हमेशा याद रखना जो आपको बोलना नहीं है, अगर ये वाली लेंथ बेटा आपके पेपर में पूछ जाए ये वाली, तो याद रखना 10 मीटर की, ठीक है। और अगर बेटा आपके आपसे बेटा ये वाली लाइन अगर आपके पेपर में पूछ दी जाए, ये वाली लाइन अगर आपके पेपर में पूछ दी जाए, तो याद रखना ये बेटा आपकी 13 मीटर। दोबारा आप लोग क्वेश्चन नहीं बोलोगे, ये बेटा आपकी माप होती है। अब यहाँ पर आ जाओ जीएस में, जीएस में और जीएस की करंट में। अरे सर जी क्या बोल रहे हो, समझो, थोड़ा थमो और फिर मेरी बात समझो। कैसे समझोगे सोचिए बेटा, इंटरनेशनल, तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, जिसके हिसाब से ही ये माप होती है। अब आ जाओ कि सर जी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2004। मजा आया? स्टैटिक है पूरी। पेपर में बेटा अगर आपसे लोकेशन पूछ दी जाए, इसकी लोकेशन याद रखना बेटा आपके जयपुर में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? आपके जयपुर राजस्थान में। पेपर में आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन बने हैं बेटा, यही तो करंट अफेयर है, याद रखना विनोद कुमार, क्योंकि ये हाल ही में बने हैं, विनोद कुमार तिवारी। देखो आ गई, ये पूरी जीएस थी और ये उसकी करंट अफेयर। तो नए प्रेसिडेंट बने हैं विनोद कुमार तिवारी, और नए सीईओ का नाम क्या है? तो याद रखना पहली महिला जिनका नाम बना है बेटा जया सेठी। दोबारा मत भूल जाना साथियों क्वेश्चन को, जया सेठी इनका नाम। करंट स्टैटिक करंट स्टैटिक करंट स्टैटिक, कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप कब होने वाला है, सब कुछ करंट अफेयर में चल रहा है। दिल से बताना जो लोग स्टूडेंट नए हो, ऐसे कभी पढ़ी आपने जीएस? पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और हम लोग ये भी जानते हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो सब कुछ जानता हो। पेपर कैसे निकलता है? जो उतना जानता हो जो पेपर में आता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है। मजा आ रहा है भाई आज की क्लास में। तो अगला क्वेश्चन देखो भैया, चाहे निपटा दी मैंने।
अब आ जाओ, आयोडीन की कमी से होता है क्या? वन लाइनर क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। बेरी बेरी होता है, सूखा रोग होता है, स्कर्वी होता है, बेटा घेंगा रोग होता है। तो आंसर याद रखना है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग साथियों हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी, बोलनी बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी बात याद रखना बेटा, अगर पेपर में कह दिया जाए आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से ऐसा क्या होता है, आयोडीन की बेटा कमी से ऐसा क्या होता है कि घेंगा रोग हो जाता है, तो आपको याद रखना है थायराइड जो ग्रंथि होती है, ठीक है, जो बेटा आपकी थायराइड जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है, वो कैसी होती है बेटा, बढ़ जाती है। थायराइड ग्रंथि कैसी होती है साथियों, बढ़ जाती है, तब घेंगा रोग हो जाता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि कैसी होती है। थायराइड ग्रंथि बेटा बेसिक मानव के शरीर में बहुत छोटी सी बेटा ग्रंथि होती है। इसकी माप कितनी होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की बेटा ये होती है। इसको सेंटीमीटर में पूछ दिया जाए तो 5 सेंटीमीटर या फिर बेटा 2 इंच की आपको याद रखनी है, जो बेटा ग्रंथि जो होती है। ये स्थित कहाँ पे होती है, तो याद रखना बेटा ये स्थित होती है गर्दन में बेटा, कंठ के नीचे, गर्दन में कंठ के नीचे आपको मिलती है, जिसको आप लोग बेटा थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हो, त्वचा के भीतर। दूसरी बात याद रखिए, दूसरी बात नहीं, इतना याद रखिए। दूसरी बात याद रखना बेटा, ये जो आपकी ग्रंथि होती है, इसके बेटा 2 हिस्से होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं, और ये 2 हिस्से बेटा आपस में कैसे होते हैं, ऐड होते हैं। और जब ये 2 हिस्से आपस में ऐड होते हैं, इस प्रकार का जब ये बेटा एरिया आपको देखने को मिलता है, तो इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इस एरिया को हम लोग इस्थमस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो जरूर से ज्यादा बेटा दोनों ग्रंथियों के साथ में बढ़ जाता है, जिससे आप लोग कहते हो कि भैया गलत हुआ या फिर आयोडीन कमी से घेंगा रोग हो गया, बोलने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, तो इल्तमस कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि अगर बाई चांस पेपर में आ जाए कि आयोडीन सॉरी थायराइड ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, थायराइड ग्रंथि को बेटा आप लोग याद रखना अवटू के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट है, स्पेशलिटी है, जो आपको बोलनी नहीं है। हो गया पूरा क्वेश्चन। अब सुनिए करंट अपडेटेड। मेरे पेपर में अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के पेपर में आयोडीन की कमी से नहीं, लेकिन बेटा विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं क्वेश्चन कंफर्म नहीं हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लेकिन आंसर मुझे पता है उसका, विटामिन सी या डी मैंने आंसर मारा था, मुझे याद नहीं क्वेश्चन को पूछा क्या गया था। आरपीएफ एसआई की आंसर की आएगी, स्क्रीन शॉट सेशन होगा, जरूर आप लोग मेरे साथ आना उस स्क्रीन शॉट को देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका फंसा था, और वो भी इस लिस्ट से, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट एक बार ले लो। यहाँ पर आपको विटामिन एक तरफ है, विटामिन के रासायनिक नाम से क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में, आरपीएफ कांस्टेबल की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो बेटा इसको रख लेना, छोड़ना मत। और उसकी कमी से होने वाले रोग भी आपके सामने अवेलेबल है। दूसरी बात, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है वो भी पूरा का पूरा लैंग्वेज पर आधारित होगा, इसलिए मिलान करने से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है बेटा रेटिनॉल, कमी से रोग होता है रतौंधी, और अन्य रोग भी याद रखना, जीरो स्थैल्मिया नामक रोग भी हो जाता है। विटामिन बी1 से बेटा रोग होता है थायमीन, और सॉरी थायमीन इसका रासायनिक नाम है, बेरी बेरी या फिर कब्ज या अपच से होती है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, इससे कीलोसिस या फिर ग्लोसाइटिस हो जाता है। विटामिन बी3 से पैटोथेनिक अम्ल कहते हैं इसको, बालों का सफेद बच्चों में वृद्धि कम हो जाती है। विटामिन बी5 में नियासिन इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक भाषा में, और बेटा इसकी कमी से पेलेग्रा या फिर फोरडी रोग हो जाता है। विटामिन बी6 इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, इससे बेटा एनीमिया, किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है। विटामिन बी9 बेटा इसको फेलिक अम्ल कहते हैं, गमला ब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। बेटा विटामिन बी12 राइनो कोबालन के नाम से जानते हैं, इससे रोग हो जाता है सबसे इंपोर्टेंट पांडु रोग, और बेटा पार्निसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी आ जाओ, विटामिन ए के बाद है विटामिन बी, विटामिन बी सीधा सी, ये सारे बी से रिलेटेड है। विटामिन सी याद रखना बेटा एग्जॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी मसूड़ों का फूलना इसी से होता है। विटामिन डी इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, रिकेटस बच्चों में हो जाता है, और यही बीमारी बड़ों में जब होती है तो इसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। विटामिन ई इसको टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, जनन शक्ति का कम होना यही प्रदर्शित करता है। विटामिन के जिसको बेटा हम लोग फिलो क्विनोन के नाम से जानते हैं,
रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना और रक्त बार बार बह रहा है चोट लगने के बाद में, तो किसकी कमी होती है? विटामिन के की। विटामिन के अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है, जितना होना चाहिए, तो रक्त अगर आपको चोट लगती है, रक्त निकलता है, तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। ठीक है भैया, ये हो गया आपके सामने पूरा का पूरा डाटा कवर विटामिन का। लोधी वंश की वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस आकृति के मकबरे बेटा पाए गए थे? किस आकृति के मकबरे पाए गए थे? मुझे आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। साथियों, लोधी वंश को कैसे पढ़ोगे? जब भी मूक टेंस दोगे तो राउंड फिगर के साथ पढ़ोगे। राउंड फिगर की पहली टेक्निक क्या कहती है? पहली टेक्निक बेटा आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहती है कि लोधी डेंसिटी आपकी लोधी डेंसिटी के बारे में, लोधी डेंसिटी के बारे में सबसे बड़ा पॉइंट क्या पढ़ोगे? लोधी जो राजवंश आपका है या फिर वंश जो है, ये किसकी है, किसका है? ये तो आपको याद रखना है बेटा। ये आपका ये आपको याद रखना, फिफ्थ फिफ्थ एंड लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट बेटा ये वंश था किसका? दिल्ली सल्तनत का। किसका था बेटा? याद रखना आप, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ये आपका अंतिम था या फिर कह सकते हो कि पांचवा था। ठीक है, पांचवा जो वंश था, ध्यान से समझना, इसकी स्थापना किसने की थी? नहीं, ऐसे नहीं। सबसे पहले देखिए, ये वंश कब से कब तक चला था? 1951 से स्टार्ट हुआ था बेटा, 1536 तक चला। ठीक है सर, अगर पेपर में हमसे ये पूछ दिया जाए इसके संस्थापक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बेटा याद रखना, इसके संस्थापक हम लोग कहते हैं बहलोल लोधी। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। पेपर में कह दिया जाए बाई चांस कि लोधी वंश से पहले, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश था, तो चौथा वंश बाई चांस पेपर में आ जाए, एक पुराना पूछ दिया जाए, तो बेटा याद रखना इसको हम लोग सैयद वंश के नाम से। सैयद वंश के बाद चौथा था, चौथे के बाद पांचवा आया, जिसको बेटा पांचवा वंश आया जो 1451 में स्थापित हुआ। स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था बहलोल लोधी। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, दूसरी बात याद रखना बेटा, बहलोल लोधी का पेपर में निधन पूछा जाता है, तो 1489 में बहलोल लोधी का बेटा क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। काफी बार आपके पेपर घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर, आगे बढ़िए, कोई और क्वेश्चन यहाँ पर? हाँ, लोधी वंश के बेटा शासकों के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो लोधी वंश के बेटा याद रखना शासक इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। पहले शासक का नाम याद रखना बेटा, जिसका नाम आप लोग जानते हो, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी 1451 से स्टार्ट होता है बेटा, 1489 तक चलता है। दूसरा आपको याद रखना है, जिसको बेटा हम लोग जानते हैं सिकंदर, जिसको साथियों हम लोग जानते हैं सिकंदर लोधी के नाम से। 1489 में बेटा इसकी स्थापना हुई थी और 1517 तक बेटा ये आपका चलता है। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है साथी, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। अब आपका दिमाग की बत्ती जलेगी बेटा, इसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बेटा आता है 1517 में, और 1526 का बेटा साल चल रहा था, और ये शासन कर ही रहा था। इसके बाद अगला शासक शासक आता है, चलते रहते चलते रहते चलते रहते, लेकिन दिक्कत हुई बेटा, इब्राहिम लोधी जब था उस समय बेटा ये वक्त चल रहा था 1526 में। 1526 में बेटा अफगान की ओर से आवाज आई, और बेटा बाबर जो था अपनी सेना को लेकर टूट पड़ा दिल्ली पर। और दिल्ली पर कौन बैठा था बेटा? दिल्ली वंश के लोधी वंश के शासक, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी अपना राजपाट आराम से संभाल रहा था। और इसी वक्त बेटा बाबर के द्वारा पानीपत में युद्ध बोल दिया गया, युद्ध बोल दिया, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ? तो बेटा बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में। बाबर इब्राहिम लोधी को मार देता है, जैसे ही मारता है वैसे बेटा आपका लोधी वंश पूरी तरीके से कैसा होता है? समाप्त हो जाता है। जब लोधी वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत का, तो सोचिए जब लोधी वंश ही खत्म हो गया, तो आपका दिल्ली सल्तनत वैसे भी खत्म हो गई। जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, वैसे ही बेटा बाबर ने क्या किया? 1526 में, ये लिखा था देखो 1526, ये लिखा है लोधी वंश कब तक चला? 1526 तक। तो 1526 में बेटा याद रखना, दिल्ली सल्तनत के स्थान पर स्थापना हो गई मुगल साम्राज्य। फिर यहीं से अकबर, हुमायूं, जहांगीर, अनारकली, जिसको चली, सारे के सारे डाटे आप लोग यहाँ से पढ़ते हो। ठीक है, ये तो आपका हो गया वो डाटा जो बेसिक आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको लोधी वंश स्टार्ट और खत्म कैसे हुआ, बस मैंने वो पढ़ाया है। अब यहाँ से आप पहले सैयद वंश, फिर मामलुक वंश, ये वंश वो वंश, जब आप 5 राजवंशों के बारे में पढ़ोगे, फिर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रजिया सुल्तान, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हो आप लोग। उनसे हम लोगों का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन ये नहीं। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग उनको भी कवर करेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अब क्वेश्चन है कि लोधी वंश जो चल रहा था, लोधी वंश के शासन काल में जो मकबरे बनते थे वो कैसे बनते थे? तो बेटा ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहा, और लोधी वंश के शासकों ने विभिन्न प्रकार के बेटा मकबरे भी बनवाए थे।
उन मकबरों का जो आकार हुआ करता था बेटा याद रखना, वृत्तीय था, बेलनाकार था, नहीं अष्टभुजाकार, आपको याद रखना है। कैसा हुआ करता था बेटा? अष्टभुजाकार, याद रखना। अष्टभुजाकार का मतलब होता है बेटा ऐसा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो हो गई, ये बनेगा तो कैसे बनाओ? क्या हो सकता है आठवां? अष्टभुजाकार यार। अरे 4 5 7 8, हाँ अष्टभुजाकार बेटा याद रखना इस प्रकार की हुआ करती थी, इसमें 8 भुजाएं हुआ करती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं बेटा हुआ करती थी। अष्टभुजाकार आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी भी आपको बोलना ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर। ठीक है, चलिए। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का बेटा प्रयोग किया गया था? यहीं पर आपके पेपर में काफी सारे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, तो याद रखना। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है अब जो पाठन की सामग्री होती थी, ध्यान रखना बेटा, जो पाठों की सामग्री होती थी। अगर आपके पेपर में साथियों वर्ण वर्ण की बात की जाए तो वर्णों की कितनी आप लोग याद रखोगे बेटा? याद रखना आप लोग 4 की बात याद रखोगे। इन चारों का बेटा उल्लेख किसमें किया गया? इन चारों का उल्लेख आपको याद रखना ऋग्वेद में किया गया। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ऋग्वेद होगा, जो ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मण द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त में, तो बेटा ऋग्वेद की याद रखना पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद की बेटा पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों की व्यवस्था है। ठीक है, 4 वर्णों की बेटा व्यवस्था है, ऐसा क्वेश्चन है, 4 वर्णों की व्यवस्था है, ये बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अब आइए बेटा, और 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन था? ब्राह्मण थे। अब मुद्दे पे आइए। 4 बेटा जो आपको मैंने बताई है, 4 जो कौन कौन से थे बेटा? एक होते थे आपके ब्राह्मण, 4 जो सूक्त होते थे कौन कौन से? ब्राह्मण होते थे। उसके बाद एक बेटा होते थे जिनको हम लोग क्षत्रिय के नाम से जानते थे। उसके बाद बेटा एक होते थे जिनको हम लोग वैश्य के नाम से जानते थे। और बेटा एक होते थे जिनको हम लोग शूद्र के नाम से जानते थे। इस नाम से शूद्र के नाम से जानते थे। और ये एक बात याद रखना, होती है ना, अब आज की दुनिया में बहुत सारे दिमाग से पैदा लोग हमारी प्रजाति में घूम रहे हैं, जो जातिवाद, ये फलाना वो फलाना, बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। और मुद्दे तो ऐसे भी हैं कि जैसे कि आरक्षण, ओबीसी वगैरह, या जो निचले स्तर पर जो कास्ट है, अकॉर्डिंग टू संविधान जैसा बताया गया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए बहुत छुआछूत की जाती है, हमें बराबरी का हिस्सा दो। तो बहुत सारे मतभेद हैं। अगर आपको बराबरी का हिस्सा चाहिए तो आरक्षण छोड़ दो, और अगर आरक्षण चाहिए तो छुआछूत बरकरार रहेगी। बहुत सारे अलग अलग लोगों के मतभेद चलते हैं, उसमें मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मतभेदों की बात बता रहा हूँ। पहले क्या होता था बेटा? पहले याद रखना, इनको कार्य के आधार पर बांटा गया था। जैसे कि आपने इंडिका पुस्तक बेटा मैगजीन से संबंधित आपने पढ़ी होगी पिछले संसार से, जिसके द्वारा भेजा गया था। ठीक है, सिलेबस निकेटर वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो इंडिका जो पुस्तक थी बेटा, किसने लिखी थी? और इंडिका पुस्तक में हमारे भारत के अंदर समाज का विभक्तिकरण 7 वर्गों में किया गया था, और 7 वर्गों में उनके कामों के आधार पर किया गया था। तो बेटा ये काम के आधार पर थे, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन वही बात है ना, आजकल कोई पढ़ने वाला ना पढ़ाने वाला है, लड़ाने वाला। तो आंसर बेटा याद रखना, ब्राह्मण का काम क्या होता था? जिनको वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वो क्या होता था बेटा? वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी, और वो उसी काम को बेटा किया करते थे। बेटा ये शिक्षक होते थे, ये शिक्षक होते थे, ये बेटा आपके पुजारी भी हुआ करते थे, वगैरह वगैरह। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का बेटा काम हुआ करता था शासन करना, प्रशासन करना। ठीक है, प्रशासन करना, तथा बेटा योद्धा, तथा योद्धा का काम करना। बेटा वैश्य का काम क्या होता था बेटा? इनका काम होता था कृषि को करना, कृषक करना, बेटा किसान जिसको आप लोग कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो व्यापारी। ये सारे काम होते थे बेटा आपके वैश्य लोगों के। और शुद्ध का काम होता था बेटा, शुद्ध का काम होता था आपका कारीगर, कारीगर बेटा मजदूर, या फिर आपका नौकर, या फिर क्या होता था बेटा? आपका नौकर हुआ करता। ठीक है, अब अगर रियलिटी में देखा जाए, क्या ये जाति के आधार पर थे? कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। अगर कहने वाले अभी आपसे कहें कि शूद्र, जो लोग बहुत निचले होते हैं, उनको छुआ नहीं जाता, ये सब दुनिया की मेंटेलिटी है, बहुत गंदी नीचता की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बात करते हैं ऐसे। तो याद रखना है आपको, ये पॉइंट बिल्कुल आपको अपने मन में नहीं डालना। अभी भी अगर आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे जो अपने जाति में पंडित हैं या फिर ठाकुर हैं, वो भी बेटा कारीगर, मजदूर या फिर नौकर गिरी का काम करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? जूता पॉलिश का काम करते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप क्षत्रिय में देखोगे बेटा, शासन प्रशासन योद्धा, जैसे राजनीति में देखोगे आप लोग, हर कास्ट का व्यक्ति आपको मिलेगा, हाँ या ना? बेटा अगर आप वैश्य में देखोगे, कृषक, किसान, मैं किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे हो गए, वो कृषक है तो बेटा वैश्य बन गए। ब्राह्मण क्षत्रिय, आजकल हर कास्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। ठीक है, काम क्या है?
ये हमेशा याद रखना, जैसा काम वैसा काम। जैसे अगर आप ये कहोगे, मैं एक बहुत नॉर्मल वैसी बात बताऊंगा आपको। जैसे आपने देखा होगा केरल के अंदर एक रोबोटिक्स का निर्माण किया गया जिसका नाम है बंदीपुट। बंदीपुट का मतलब है बेटा, जो वॉशरूम वाले जो सीवर होते हैं उनको साफ करने के लिए पहले उसमें आदमी घुसा करता था, वो साफ करता था, जिसको मैटर कहते थे। अब क्या होता है, अब मशीन की तरह बेटा सफाई होती है, किसी तरह मशीन की द्वारा। ठीक है, तो वो सारे कहीं ना कहीं आपको पॉइंट पे वहीं पर जाके बेटा देखने के लिए मिल जाते हैं। सबके साथ एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, बिल्कुल भी मतभेद अपने मन में मत लाना। एक अच्छे नागरिक बनो और देश का कल्याण करने की कोशिश करो। ठीक। पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में बेटा रजत पदक जीता था? पीवी सिंधु के द्वारा। बेटा पीवी सिंधु आपको पता है बहुत ज्यादा ऑलरेडी न्यूज में रहती है। पीवी सिंधु के लिए जो क्वेश्चन पेपर में हमेशा फिक्स पूछ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बात। सबसे पहले याद रखना बेटा 2000। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा एक एक करके, बेटा उल्टा उल्टी तरफ हम लोग चल रहे हैं। 2019 में याद रखना बेटा वर्ल्ड चैंपियनशिप, डब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है बेटा, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने वुमेन सिंगल में बेटा जीता था। इन्होंने क्या जीता था? वुमेन सिंगल। डब्ल्यूएस का मतलब क्या है? वुमेन सिंगल में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। खत्म। दूसरा हो बेटा कॉमनवेल्थ गेम। ये क्या है बेटा? ये आपकी कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम्स में याद रखना बेटा 2018 गोल्ड कोस्ट में हुए थे और बेटा 2022 बर्मिंघम में हुए थे। इन दोनों के अंदर बेटा इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड यहाँ पर जीता था, गोल्ड यहाँ पर जीता था। लेकिन जैसे यहाँ पर वुमेन सिंगल में जीता, यहाँ पर वुमेन सिंगल में नहीं जीता। गोल्ड कोस्ट में बेटा इन्होंने मिक्स टीम में जीता था। ठीक है, मिक्स्ड में। और बेटा 2022 में जो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने कॉमनवेल्थ में बर्मिंघम में इंग्लैंड में, वो जीता है वुमेन सिंगल में। खत्म हो गया। ठीक है सर। अब आ जाओ साउथ एशियन गेम्स में। साथियों साउथ एशियन गेम्स में इनके द्वारा बेटा गोल्ड मेडल जीता गया। याद रखना 2016 ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो इन्होंने याद रखना बेटा वुमेन सिंगल में जीता था। वुमेन सिंगल में सारे गोल्ड पढ़ा रहा हूँ मैं। अगला पॉइंट आपके सामने बेटा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में इनके द्वारा बेटा गोल्ड मेडल जीता गया था। ये बात है आपकी 2011 की। ये डगलस में आयोजित हुआ था, वुमेन सिंगल में जीता था। एशियन जूनियर चैंपियनशिप। एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इनके द्वारा बेटा गोल्ड मेडल जीता गया 2012 में। तो बेटा याद रखना वुमेन सिंगल। ये इनके द्वारा अब तक जितने गोल्ड जीते गए मैंने आपको सारे के सारे गोल्ड बेटा पढ़ा दिए। इनका समय टेबल निश्चय है। तो पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? 2008, 2012, 16, 20। अब आप खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बात अगर रजत की हो रही है तो 2016 बेटा क्वेश्चन है, बाकी समय में गोल्ड जीता था। तो आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की यहाँ पर बात चल रही है, रियो में हुआ था। और ओलंपिक मैंने यहाँ पर कहीं भी पढ़ाया ही नहीं है। तो 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया था? याद रखना आप लोग बेटा रजत पदक जीता गया था, सिल्वर मेडल जीता गया था। सर जी बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी अज्ञात पत्र है जो निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के समक्ष लाने के लिए होता है? सार्वजनिक पद पर अक्षीण व्यक्ति को लाने के लिए, किसी कार्य को अधिकता में करने वाले बेटा न्यायाधिकरण के लिए, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लाए गए व्यक्ति के लिए, अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को बेटा लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो बेटा बेसिक बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको मिलते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स। बोलो हाँ। मौलिक अधिकार कैसे मिलते हैं, क्या होते हैं मौलिक अधिकार? मैं आपको आज ही के दिन तीसरे या चौथे क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ मौलिक अधिकार के बारे में। यहाँ पर मुझे बताना है बेटा इस कंडीशन में कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा। तो आपको याद रखना मौलिक अधिकार पूरी तरीके से न्याय संगत होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये आपकी पूरी तरीके से न्याय संगत होते हैं। आई होप आप लोग याद रखोगे कि मौलिक अधिकार पूरी तरीके से न्याय सेवल होते हैं। ठीक है, न्याय संगत होते हैं मतलब जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिस दिया जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार बेटा आपको नहीं मिलते हैं, यानी कि आपके मौलिक अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो बेटा मतलब और न्याय संगत है। अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और न्याय संगत है मतलब न्याय मिलेगा आपको, तो आप सीधा किसके पास जा सकते हो बेटा? याद रखना पुलिस के पास नहीं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जाओ, अपनी याचिका दर्ज करोगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर क्या करता है? साथियों याद रखना रिट जारी करते हैं। क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। रिट याद रखना बेटा 5 प्रकार की। इसका मतलब हो गया बेटा कि 5 प्रकार की प्रॉब्लम में कुल बनाकर 5 प्रकार से रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की केसों पर आधारित। उन 5 प्रकार के रिट को
सुप्रीम कोर्ट अलग आर्टिकल के तहत जारी करता है, हाई कोर्ट अलग आर्टिकल की जारी करता है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कोई भी इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है आर्टिकल 32 के तहत। और अगर पेपर में आ जाए हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, तो बेटा याद रखना आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। देखिए रिट बेटा 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रिट अलग अलग प्रकार से काम करती है केस के आधार पर कि केस कैसा है। सर पांचों रिट पढ़ा दो एक बार। बेटा नंबर 1 पर जो रिट होती है उसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है बेटा? नंबर 1 पर होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे पर होती है जिसको बेटा हम लोग परमादेश के नाम से जानते हैं, इस नाम से परमादेश के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोहिबिटेशन, जिसको हम लोग बेटा निषेध के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है सर्टी ओररी, जिसको हम लोग कहते हैं सर्टी ओरियरी, सर्टी ओरियरी के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं। और पांचवी होती है जिसको हम लोग क्वाटो, पांचवी होती है जिसको हम लोग क्वाटो वारंटो के नाम से, क्वाटो वारंटो के नाम से जानते हैं। अलग अलग जैसा उल्लंघन वैसे रेट जारी की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन्होंने नहीं बताया। बस ये कह रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय जब जारी करता है तो किस कंडीशन में जारी करता है। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर बेटा किसी भी व्यक्ति को, मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपके घर में कोई पुलिस वाला आता है, कुछ पुलिस वाले आते हैं या कोई पुलिस वाला आता है और आपके घर में किसी भी सदस्य को बिना वारंट के, बिना किसी उसके सबूत के उठाकर अपने साथ पुलिस में ले जाता है और बेटा जेल में बंद कर देता है जाके, तो आप लोग क्या कर सकते हो? तो आप लोग याद रखना बेटा सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कर सकते हो, केस दर्ज कर सकते हो जाके। अब पुलिस में तो जाओगे नहीं क्योंकि पुलिस वालों ने बंद किया। जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास दिमाग है, जिनके पास, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, दो प्रकार के समाज में लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक पढ़ा लिखा वो होता है जो सिर्फ नौकरी के लिए घूमता है, एक पढ़ा लिखा वो होता है जो अपनी पढ़ाई का यूज करता है। तो जो पढ़ाई का यूज करते हैं वो ऐसा वही कर सकते हैं। तो आप किसके पास जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाओगे, अपनी बात कहोगे जाके कि मेरे घर में किसी व्यक्ति को ऐसे उठा लिया गया है। तब क्या होगा? तब न्यायालय क्या कहेगा? किसी को उठा लिया है जबरदस्ती, हाँ, तो यहाँ पर कौन सी रेट जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा 32 के तहत। अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट जारी करेगा 226 के तहत और आपको न्याय मिलेगा। ये आपको पूरा का पूरा डाटा बेटा कवर होगा। और कहा जाता है कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना ही होता है। ये आईपीसी की धारा जब होती है तब पढ़ाया जाता है। ठीक है भैया, ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर। ये सारी कंडीशन अलग अलग प्रकार से जारी की जाती है। मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बेटा बनवाया गया था? बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे भारत के अंदर साथियों ऐसा समझिए कि दिल्ली दरबार लगाया था। क्या लगाया गया था बेटा? दिल्ली दरबार लगाए गए थे, दिल्ली दरबार में इनका आगमन हुआ था। तो क्वेश्चन है मुंबई का प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश सम्राट के प्रथम भारत आगमन की स्मृति में बनवाया गया? किंग जॉर्ज प्रथम फिफ्थ। ये क्वेश्चन फिक्स है बेटा, आगे पीछे नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपको फिक्स याद रखना है। किंग जॉर्ज पंचम हमारे जो भारत के अंदर आए थे, ठीक है, ये बात आती है बेटा आपकी 20वीं शताब्दी, ये बात बेटा आपकी 20वीं शताब्दी, ये बात आती है आपकी बेटा 20वीं शताब्दी। इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो आपको याद रखना बेटा, इसकी स्थिति आपको उस समय के बॉम्बे में बेटा याद रखना। ठीक है, उस समय के बॉम्बे में बेटा याद रखना। अगर पेपर में कह दिया जाए ये आए कब थे तो बेटा याद रखना 1911 में, जिस वर्ष बेटा दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया गया था भारत की, कोलकाता से 1911 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस समय बेटा आया कौन कौन था तो याद रखना किंग जॉर्ज। उस समय बेटा कौन बनाया था? किंग जॉर्ज पंचम आए थे। इनके साथ कौन आया था बेटा? याद रखना रानी मैरी। क्वीन मैरी का बेटा नाम भी आप लोग याद रखोगे जो इनके साथ आए थे। इन लोगों के आगमन के लिए निर्माण किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट बेटा कला गुरु विष्णु प्रभा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में किस सरकार के द्वारा साथियों दिया जाता है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बेटा भारत सरकार, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है बेटा, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आप मुझे बताओ बेटा ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट कला गुरु विष्णु राभा पुरस्कार देती है? तो ये पुरस्कार पता है क्यों आया? क्योंकि रिसेंटली ये पुरस्कार किसी को दिया गया है, इसलिए आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछ दिया ये पुरस्कार बेटा कौन देता है, बस इतना पूछा गया। मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे बताऊंगा बेटा 2023 में ये पुरस्कार किसी को दिया गया 2000
2023 में ये पुरस्कार किसको दिया गया, लेकिन आपके पेपर में करंट पूछा नहीं, आपके पेपर में स्टैटिक पूछ दिया कि देता कौन है, तो डिपेंड करता है करंट अफेयर पर। तो आपको याद रखना बेटा गोपाल, ये पुरस्कार दिया गया बेटा गोपाल कृष्ण गोस्वामी को। क्यों दिया गया, तो याद रखना बेटा नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर अरुणाचल प्रदेश मार रहे होगे, वेस्ट बंगाल मार रहे होगे, और अगर आप त्रिपुरा मार रहे होगे तो इसमें गलत हो जाएंगे। आंसर बेटा आपका रहेगा वो आपका असम रहेगा। असम का वो पुरस्कार बेटा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना असम वैभव पुरस्कार, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पुरस्कार आपका है असम वैभव बेटा, असम वैभव अवार्ड। अगर पेपर में असम वैभव अवार्ड आ जाए तो बेटा याद रखना ये पुरस्कार 5 लाख रुपए, कितने लाख रुपए बेटा, याद रखना 5 लाख रुपए के पुरस्कार के तहत वर्ष 2021 में पुरस्कार किसको दिया गया, ठीक है, वर्ष रिसेंटली स्थापित है इसलिए 21 में किसको दिया गया, ये पुरस्कार बेटा 2022 में किसको दिया गया, यही पुरस्कार 2023 में साथ ही किसको दिया गया, तीनों कवर करके 23 में पुरस्कार ये दिया गया रंजन गोगोई को, वही रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई को दिया गया बेटा। 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है तपन शेखा को दिया गया, और 2021 में पुरस्कार किसको दिया गया था, साथ ही याद रखना रतन टाटा को दिया गया था। और रतन टाटा लेजेंडरी पर्सन बेटा आपके पेपर में वैसे भी आएंगे क्योंकि हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन कवर। अगला अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन बेटा किया गया था किस स्थान पर, तो बेटा ऐसा स्थान कौन सा था जहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था, ओल्ड 1 ईयर क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन फिक्स है, इसके अलावा ये पेपर में आना ही मतलब प्रैक्टिस बनती है आने की, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जब ये हुए नहीं है तो जो आखिरी बार थे वो तो इम्पोर्टेंट थे ही, तो क्या याद रखोगे अंडर 90 के बारे में सबसे बड़ी बात इनका आयोजन 14 जनवरी 2024 में डाल देना, 2023 डालना 14 जनवरी 2023 से लेकर बेटा 29 जनवरी 2023 तक 7 लोग इनका क्या किया आयोजन किया। पहला पॉइंट आपके सामने कवर किया। दूसरी बात सर पेपर में कह दिया जाए इसका आयोजक कौन था, तो आपको याद रखना बेटा आईसीसी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो आईसीसी के द्वारा बेटा इसका आयोजन किया जाता है। पेपर में अगर आपसे कह दिया जाए सर इसको होस्ट किसने किया था, तो याद रखना साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अगर आपके पेपर में कह दिया जाए सर इसको जीता कौन था, इंपॉर्टेंट बात यही आती है हमारे भारत के द्वारा बेटा पहली बार फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे भारत में इसको दुर्गा को जीता है। हमारे भारत में सर हरा किसको दिया है, तो याद रखना हमारे भारत में इंग्लैंड को हरा दिया है। अगर पेपर में कह दिया जाए बेटा पार्टिसिपेट टीम का नाम, टीम कितनी थी बेटा, याद रखना 16 टीम थी, कितने बेटा आपके मैचेस हुए थे, याद रखना 41 मैचेस यहाँ पर आप। अब इम्पोर्टेंट बात ये है जीता कौन, क्या आयोजन किसने किया था, तो आयोजन बेटा किया था साउथ अफ्रीका के द्वारा, जीता कौन था आपको बता दिया मैंने। इम्पोर्टेंट बात है सबसे ज्यादा बेटा रन किसने बनाए, मोस्ट रन। और अगला पॉइंट है बेटा विकेट सबसे ज्यादा किसने, दोनों से क्वेश्चन आपके पेपर में। मोस्ट बेटा अगर मैं आपसे रन से क्वेश्चन पूछ दो तो आंसर आपको बनेगा बेटा, वो बनेगा आपका श्वेता, वो बनेगा आपका श्वेता श्रीराम। कितने रन बनाए तो आपको याद रखना 297। और अगर मैं पूछ दूं बेटा विकेट्स के बारे में तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नाम है इनका मैगी, MAGGI, मैगी क्लार्क के द्वारा कितने विकेट लिए थे बेटा, याद रखना हाईएस्ट 12 विकेट इनके द्वारा लिए थे, और ये वुमेन से संबंधित मैच। अब यहाँ पर स्टैटिक जो है वो कहाँ से आएगी, आपकी आईसीसी से, और आईसीसी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों, आज सीरीज में आईसीसी का पूरा टॉपिक हो चुका है, ठीक है, क्रिकेट का। चलिए गुरु जी आगे बढ़िए। किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन बेटा शुरू किया था। ये बात है हमारे भारत के अंदर बेटा हिंदू मुस्लिम विवाद जब उत्पन्न हुआ, ये स्टार्टिंग होती है बेटा अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज ये जान चुके थे कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं वो फूट डालो राज करो वाला सिस्टम, ठीक है। आज भी हमारे भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं और हाइपर हो जाते हैं। और फेसबुक पे आपने देखा होगा इमोशनल पोस्ट आई गदर, तभी मैं कहता हूँ एक मूवी मैंने आप लोगों को बताई थी रणनीति, अब हमारे देश में किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बेटा अब जरूरी नहीं है कि आप युद्ध लड़ो, आप मेंटल पीस मिला सकते हो, इंसान को बर्बाद हो जाए। देखा होगा आपने फेसबुक पर कोई भी पोस्ट फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई पोस्ट पर लाखों रिप्लाईज होते हैं लोगों के, और उनके रिप्लाई देखकर आपको लगेगा कि बताओ एक
फेक इमेज पर किसी भी इंसान की सोच ऐसी कैसे हो सकती है। बड़ा अजीब लगता है मुझे तो। मैं फेसबुक यूज करता हूँ, देखता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, मेरा मन नहीं करता दोबारा खोलने का। ऐसे समझो कि तो कैसी भाषा का प्रयोग करूँ। मन तो कर रहा है करने का, लेकिन कर भी सकता हूँ, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पर सही नहीं है ऐसे बोलना। मतलब इससे गंदी और क्या ही चीज हो सकती है, किस बेस पर चीजें सकती है, ऐसी ऐसी चीजें मतलब इतनी ज्यादा। खैर, सुख दिया। और ये करता कौन है, सब कुछ पता है हम लोगों को, लेकिन वही बात है, क्या ही बोले, बोलना सही नहीं है। या तो फिर उतर जाओ खेल में, है ना। तो हु स्टार्टेड द, लेकिन पता है जो लोग जानते हैं वो लोग जानबूझ के इस खेल में उतर भी गए हैं, लेकिन जब वो उतरे तो उन्हें लगा यार यहाँ तो पैसे बहुत फायदा है, बनाओ काटो फिर काटो। आज मान लो मैं हूँ, मैं अपने अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मैं हूँ, मैं चीज़ें जानता हूँ ये कैसी चीज़ें होती हैं, आपको अवेयर करूँ कि ये चीज़ सही है, चीज़ गलत है। कल को मुझे वहीं से ऑफर आ जाए कि आप भी आइए हमारे साथ, दवा के पैसा कमाइए, मैं भी कल पहुँच जाऊँगा वहाँ। पता है क्यों? क्योंकि जिसको बनाना है, जिसका काटना है, वो कटवाने के लिए तैयार है। वही बात होगी, ये सामने वाला अगर बेवकूफ बनने के लिए तैयार है तो हमारा क्या चाह रहा है बनाने, हमारा तो फायदा ही है ना। सोचिए, बस वही है कि हम लोग दिमाग से काम लेना हम लोगों ने बंद कर दिया। लोग लोगों ने कहना चालू किया और हम लोगों ने सुनना और समझना चालू किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा क्या ये सच हो सकता है, क्या हमारा हमारी इस पर क्या राय है, कभी हम लोग नहीं सोचते। देश का भविष्य हो आप लोग, अगर एक भी स्टूडेंट मेरी बात समझेगा तो शायद कुछ अच्छा हो पाए। खैर, तो यही बेटा ये क्वेश्चन जो सिद्धि आंदोलन का है, कि आपको पता होगा ये अंग्रेजों की देन है हमारे हाथ में। फूट डालो राष्ट्र शासन करो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम विवाद जो है ये भी तभी से बनता होता है। और हिंदू मुस्लिम विवाद बेटा 1905, ठीक है। और दूसरी तरफ बेटा हिंदू मुस्लिम विवाद का सबसे बड़ा कारण भारत पाकिस्तान का बेटा विभाजन, इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा भी दिया गया था। अगर देखा जाए वो भी अवैध इस प्रकार से, जब हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग पृथक प्रणाली के साथ नतीजे अलग हो गई थी तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा भी कहाँ से आ गया। खैर चलो, अगर आ भी गया है तो उसके ऊपर हुआ क्या बेटा, फिर सियासत चालू हो गई। अगर हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहेगा तो जो सत्ता में पार्टी रहेगी आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने विकास के नाम पे तो बस थोड़ी बहुत बात हुई, लड़वा दो आपस में और हम लोग लड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वही चीज है बेटा। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को, हल समुदाय में अलग लोग होते हैं, तो बहुत सारे हिंदुओं को बेटा मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे केरल में आपने एक मूवी देखी होगी, ऐसा बहुत सारी मूवी बनी है, बताया गया, मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ, जिन हिंदुओं का कन्वर्जन जबरदस्ती करवा दिया गया मुसलमानों, उनको वापस से दोबारा हिंदुओं में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो वही ये क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन बेटा कब और किसने चलाया। कब तो नहीं पूछा, लेकिन किसने चलाया ये पूछा, तो आज आपको याद रखना बेटा, स्वामी दयानंद जी के द्वारा। स्वामी दयानंद जी ने बेटा चलाया था शुद्धि आंदोलन। धर्म परिवर्तन जो कर चुके हैं उनको वापस लाने। पेपर में आ जाए इसका शुभारंभ कब किया था, तो आपको याद रखना बेटा 11 फरवरी 1923 को स्वामी दयानंद जी के द्वारा शुद्धि आंदोलन की स्थापना की गई थी। और भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना हुई थी, लिख लो कॉपी में, भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना हुई थी। ऐसा क्वेश्चन है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया है विश्व हिंदू परिषद के बारे में, एक परसों की करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो मिल जाएगा, परसों नहीं कल की करंट अफेयर देखना। आर्थिक सहयोग के लिए स्थापना हुई थी स्वामी विद्यानंद के द्वारा स्थापित 2010 में या वर्ष 2002 या 3 में, पढ़ना कल मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है या अल्पीकरण में है शून्य हमेशा रहेंगे। ये बात बेटा आर्टिकल नंबर 13 कहता है। ये क्वेश्चन फिर से याद रखना, एक ही ऐसा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स का जो अल्पीकरण की बात कर देता है। बेटा बिल्कुल भी आप लोग बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ध्यान रखना, हमेशा फिक्स है और एक ही क्वेश्चन है ये। बेटा IR8 किस फसल की बौनी किस्म है, बेटा किस फसल की बौनी किस्म है, याद रखना किस फसल की बौनी किस्म, मतलब एक ऐसी फसल, जौ मक्का गेहूं चावल। बौनी का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखोगे, हम मेरी इतनी लंबाई है, किसी कितनी लंबाई है, कोई बंदा इतना ही बड़ा पैदा हुआ हो और इतना ही बड़ा मर जाए, मतलब पूरी उम्र निकल जाए इतना ही बड़ा है। देखोगे बहुत से बौने लोग होते हैं, तो लोग कहते हैं ये बौना है, तो वो हमारी प्रजाति है। तो सेम है बेटा, IR8 किस फसल की बौनी प्रजाति है,
तो याद रखना ये किसकी बौनी प्रजाति है, तो याद रखना आपके जौ की है, मक्का की है, गेहूं की नहीं बेटा, ये चावल की बौनी प्रजाति। ठीक है, चावल की बौनी प्रजाति है बेटा, याद रखना, क्वेश्चन पूछना आप लोग बिल्कुल नहीं। अब बताएं यहाँ पर आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, पेपर में आता है बेटा चावल की महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में। क्योंकि हमारे भारत के अंदर का विश्व के अंदर बेटा जब 1960 के दशक में बेटा जब 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है, थर्ड, तो हुआ क्या, आपको याद रखना है, सेकंड, तो हुआ क्या था, थर्ड थर्ड में, ठीक है, थर्ड में हुआ क्या था कि बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्या वो स्टार्ट हुआ बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बेटा दो देश थे, एक देश था आपका मैक्सिको और एक देश था आपका फिलीपींस। हम लोगों को सिर्फ फिलीपींस पढ़ाया जाता है जो गलत है। मैक्सिको में बेटा गेहूं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों पर टेस्ट हुए थे और बेटा फिलीपींस में याद रखना चावल की प्रजातियों पर टेस्ट हुए थे। ठीक है, और इनको करने वाले दो वैज्ञानिक थे हमारे भारत की ओर से, MS स्वामीनाथन और विश्व में बेटा नॉर्मन बोरलॉग, बी नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए फिक्स करके याद रखना है। इसमें क्या हुआ बेटा, IR जो गेट है इसी की बेटा बॉडी किस्म बन जाती है जो जिसका चावल बहुत ज्यादा छोटा होता है। खत्म क्वेश्चन। कौन संभालता है चावल बेटा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये चावल के लिए प्रसिद्ध है और चावलों को भी संभालता है। पेपर में आ जाए IRR, जो आई है इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1960 में। कहाँ हो सकती है, तो याद रखना भैया सीधा आंसर रहेगा मेट्रो मनीला, फिलीपींस के अंदर इसकी स्थापना कर दी जाती है। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है, तो याद रखना जीन, उनका नाम है जीन बेली, BEALI, जीन बेली का नाम बेटा आपको याद रखना है, जिसके डायरेक्टर जनरल है। यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन बेटा कवर होगा। अब आपके पेपर में कौन कौन से चावल न्यूज में है, एक बार उनको लिख लो आप लोग, एक बार उनको लिख लो, तो याद रखना बेटा एक चावल का नाम है नागरी दुर्बाज, एक नाम है नागरी दुर्बाज, ठीक है, नागरी दुर्बाज राइस। एक राइस का बेटा नाम है याद रखना काला नुनिया, काला नुनिया, काला नूनिया राइस। एक राइस का नाम है बेटा याद रखना आप लोग मार्चा राइस, ठीक है, मार्चा राइस। एक राइस का नाम आपको याद रखना बेटा, उसका नाम था काला जीरा, ठीक है, काला काला जीरा राइस। एक चावल का नाम याद रखना बेटा चोकुवा, एक जीरे का नाम है बेटा चोकुवा राइस, ठीक है, चोकुवा राइस। एक राइस का नाम है बेटा याद रखना आप लोग वाडा कोलम, इसका नाम क्या है, वाडा कोलम। ये स्टेट स्पेशल है ना कि प्रजातियां, ठीक है, एक है जूडीमा, एक का नाम बेटा आपका जूडीमा राइस। ये या तो इनको जीआई टैग मिला या फिर अपने देश से किसी और देश के अंदर भेजे गए, ये वहां से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भैया, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो चावल की प्रजातियों से है। फिर आप लोग याद रखना है गैर बासमती चावल कौन सा है और गैर और बासमती चावल कौन सा है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो नागरी दुर्वा चावल का संबंध भारत के किस राज्य से है बेटा, याद रखना आपके छत्तीसगढ़। काला दुनिया चावल पेपर में आ जाए बेटा, याद रखना आप लोग वेस्ट बंगाल। बेटा मार्चा धान आपके पेपर में आ जाए, मार्चा धान तो आपको याद रखना तैयार के बिहार से बेटा। काला क्या नाम है उसका, काला जीरा, जी में जी वो बना लेना, जी जी नहीं, ठीक है, जीरा हो गया ये, जी कर लेना इसको। काला जीरा जो चावल है वो गया उड़ीसा का, उड़ीसा ये आपके उड़ीसा से बेटा। नहीं तो बेटा अगर आपको चोकोवा राइस बोल दिया जाए, इसको मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है असम से बेटा। ये है आपका वाडा कोलम, वाडा कोलम, कोलम का समय बेटा आपके महाराष्ट्र का। और जुडमा राइस का संबंध आपको याद रखना बेटा, ये आपके असम से रिलेटेड है और इसकी बनती है शराब। जुडमा राइस की शराब बनती इसलिए फेमस था। और उत्तर प्रदेश में काला नमक, ठीक है, जीरा, तो ये आपको याद रखना है जो आपके गोंडा साइड का जो एरिया है वहाँ से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपके सामने है कर्नाटक का कोलार शहर अपनी देसी खदानों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। अगर आपने देखा होगा मूवी आई थी KGF, फर्स्ट KGF, सेकंड आपने देखी होगी, थर्ड भी आने वाली है। तो KGF मूवी में कर्नाटक राज्य क्यों फेमस किया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो है गोल्ड। तो कर्नाटक के अंदर कोलार जो शहर है वो खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और किस चीज की खदानें हैं, चांदी की, चूना पत्थर की, तांबे की, नहीं बेटा ये आपके गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कोलार को किस नाम जाना जाता है, द गोल्डन सिटी के नाम से। कोलार को हमारे भारत के अंदर बेटा द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात आप लोग याद रखोगे, हाँ सर बताइए बेटा, आप लोग ये याद रखोगे
कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से बनते हैं? गोल्ड से अभी नहीं बनेंगे। गोल्ड तो अपडेट हो ही चुका है। गोल्ड तो अपडेट हो ही चुका है। क्यों? तो वर्तमान में गोल्ड की खदानें कहाँ कहाँ पर पाई गई? राजस्थान, गुजरात में। सबसे बड़ी कहाँ पाई गई है? बिहार में। आपको गोल्ड तो याद रखना ही है, कहाँ पर कौन कौन सी खदानें किस जिले में किस शहर में पाई गई, याद रखना ही है। जो करंट अफेयर में आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो, दोनों बातें हो गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है साथियों, द गोल्डन सिटी के बाद एक पॉइंट यहाँ पर और था। हाँ, दूसरा पॉइंट है गोल्ड के बारे में। शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट को हम लोग 24 कैरेट के गोल्ड को हम लोग चाकू से काट सकते हैं और उसके बाद सोडियम को भी काट सकते हैं। लेकिन गोल्ड जब मम्मी के बाले होते हैं, नॉर्मल चीजें आपने देखोगे घर पे जो होती हैं, अगर हम लोग उनको चाकू से काटे तो वो कटते नहीं है। क्यों? और बल्कि हम लोग पढ़ते हैं गोल्ड कट जाता है। बेटा वो 24 कैरेट का नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट का सोना आप नहीं पहन सकते, वो इतना ज्यादा मुलायम होता है। आई होप। यही चीनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, ऐसी एकदम दबा तो दब जाती है। तो जब आप ऐसी धातु पहनोगे बेटा, सोना ओरिजिनल 24 कैरेट का पहनोगे, तो कानों पर धीरे धीरे लटक लटक जाएगा, वो तो छू जाएगा नहीं। 2 ग्राम, अगर 1 ग्राम अगर आप बेटा वो लेते हो सोना, ठीक है, 1 ग्राम या 1 तोला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसको अगर आप खींचते हो बिना टूटे 2 किलोमीटर लंबा खींच सकता है। 2 किलोमीटर लंबा, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो कहाँ से पहन लोगे? किसको मिलाया जाता है बता, उसके बाद उसमें हम लोग तांबे को मिला देते हैं ताकि वो कठोर हो जाए, उसको पहना जा सके। समझ के तब वो जाके 24 का बनता है, अदरवाइज 24 का सोना आप नहीं पहन सकते, शुद्धता होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रासायनिक विज्ञान से भी पूछता है और करंट अफेयर में भी आपके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बेटा, आज जो क्लास है, मैं आज की 15 मिनट पहले आपकी क्लास ऑफ करना चाहूँगा, 15 मिनट पहले। ठीक है, इस क्लास को मैंने आप लोगों के कमेंट आज एक भी नहीं पढ़ी है। आज अर्थ सीरीज की 7वीं क्लास थी, आज की कोई मैंने कमेंट नहीं पढ़ी है आपकी किसी कारण बस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देके जाता हूँ। भारत में एक सूक्ष्म वित्त संस्थान सेवा बैंक की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? या कथन पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन आपसे पूछा गया है। सही क्या है? पहला, दूसरा, तृतीय, तीनों सही है या बेटा सिर्फ दूसरा सही है, सिर्फ तीसरा सही है, या फिर केवल एक सही है? जो भी आंसर हो मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आप लोगों को बताइएगा। 1 घंटे 17 मिनट की क्लास आपकी हो चुकी है, मैं क्लास को आज यही समाप्त करूंगा, थोड़ी इमरजेंसी पर्पज के लिए। ठीक है, और एक बात और बेटा, कल की जो आपकी क्लास होगी, नहीं, आंसर सीरीज का आज 8वां सेशन है, 8वां है। एक बात और, कल मॉर्निंग में जो बेटा आपकी करंट अफेयर क्लास होगी, शायद शायद कल मॉर्निंग की क्लास 5 बजे ना हो। ठीक है, शायद ना हो पाए। क्यों? थोड़ी सी इमरजेंसी है, थोड़ी सी इमरजेंसी, इसलिए शायद ना हो पाए, तो परेशान मत होइए। ठीक है, तो वो शाम को ही क्लास लूंगा आपकी सीधी सीधी, प्लीज रिक्वेस्ट है, परेशान मत हो। ठीक, मिलते हैं, शायद ना हो पाए, इसलिए इवेंट होगा तो होगी, नहीं होगा तो बाई चांस। ठीक है, मिलते हैं ऑन टाइम पर अपनी क्लास में, तब तक आप सभी को तहे दिल से मेरे दोस्त मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।